सतील गढ़ जंगल के टॉर्चर सेंटर में शेरखान को एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बंद किया गया था। उसकी हथकड़ी खोल दी गई थी, मगर ये कोठरी फांसी की कोठरी से भी बदतर थी। इसमें कोई रोशनदान और खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा आहनी सलाखों वाला दरवाजा था जिसके आगे थोड़ी सी जगह खाली थी और आगे एक पत्थर की दीवार थी। कोठरी के बाहर एक संतरी हर वक्त पहरे पर मौजूद रहता। रात के वक्त दूसरा संतरी आ जाता। दोनों संतरी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कमांडो शेरखान को गालियां वगैरह बकते और बुरा भला कहते रहे। कमांडो शेरखान उनकी बकवास सुनने पर मजबूर था, लेकिन उसने वहां आते ही फरार के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम हो रहा था। पहले तो जल्लाद मालिक राम ने शेरखान से पूछगिछ के दौरान रिवायती तशद्दुद से काम लिया, मगर शेरखान ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। शेरखान ने ये तस्लीम कर लिया था कि वो कश्मीरी मुजाहिद है और उसी ने अपने साथियों से मिलकर तैयारा अगवा किया था, मगर उसके आगे उसने अपने साथियों के बारे में एक लफ्ज भी न कहा। जल्लाद मालिक राम ने शेरखान से कहा, तुम जवान हो, अभी तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है, तुम दूसरों की खातिर अपनी जान क्यों गवाते हो? हमें अपने साथियों के नाम पते बता दो और ये भी बता दो कि लखनऊ में तुम लोगों की खुफिया तंजीम कहाँ पर है और उसमें कौन कौन शामिल है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। हम यही कहेंगे कि पुलिस ने इत्तेफाक से छापा मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन शेरखान ने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो तो भी मेरी जबान अपने साथियों के नाम नहीं लेगी। उस रोज जल्लाद मालिक राम ने अपने खास तरीके आजमाने का फैसला कर लिया। अगले दिन शाम होने से जरा पहले जराइम पेशा संतरी शेरखान की कोठरी में आए। उन्होंने उसके हाथ रस्सी से पीछे बांधे, उसके चेहरे को स्याह थैला नुमा नकाब से ढांपा और उसे लेकर जंगल में एक तरफ चल पड़े। शेरखान की गर्दन में भी रस्सी डाल दी गई थी। टॉर्चर सेंटर से कोई 150 गज के फासले पर जमीन के अंदर एक तहखाना बनाया गया था जिसमें एक तंग जीना उतरता था। इस तहखाने के जीने को ऊपर से लोहे की जालीदार फ्रेम से ढांप दिया गया था। आहनी फ्रेम की जालियों में से ही हवा नीचे तहखाने में जाती थी। आहनी फ्रेम की मजबूत जाली एक खास वजह से लगाई गई थी जिसे आगे चलकर बयान करेंगे। शेरखान को तहखाने के जीने में धकेल कर जीने को ऊपर से जालीदार आहनी फ्रेम से ढांप दिया गया। तहखाने की तंग कोठरी में अंधेरा था। सिर्फ जीने के ऊपर पड़े हुए जालीदार फ्रेम में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। फर्श पर सूखी घास बिछी हुई थी। कमांडो शेरखान दीवार से लगकर बैठ गया। इतना उसने देख लिया था कि ये कोई जंगल है जो लखनऊ से काफी तवील फासले पर वाक़ है। उसे रात के वक्त बंद गाड़ी में लाया गया था, जिसकी वजह से उसे रास्ते का अंदाजा नहीं हो सका था कि गाड़ी कहां कहां से गुजरी है। पुलिस की गाड़ियां सारी रात और दूसरा आधा दिन सफर करती रहीं। कमांडो शेरखान हिम्मत हार कर बैठने वाला नहीं था। उसे हर हालत में वहां से फरार होना था। इस हकीकत का इल्म उसे हो चुका था कि जब तक वो कोई अहम राज इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम को नहीं बताता, उसे हलाक नहीं किया जाएगा। वहां से आसानी के साथ फरार होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शेरखान का जहन उसके बावजूद फरार के तरीकों पर बराबर गौर कर रहा था। तहखाने का जीना उससे 10-11 फुट के फासले पर उसके बिल्कुल सामने था, जिसकी सीढ़ियों पर ऊपर से दिन की रोशनी आ रही थी। ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे सिपाही इधर उधर कुछ नक्लो हरकत कर रहे हैं। उनके कदमों की आवाज के साथ उनकी एक दूसरे से बातें करने की आवाजें भी आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। ऊपर कुछ हो जरूर रहा था। शेरखान कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। इतने में जीने के ऊपर जालीदार लोहे का फ्रेम उठाने की आवाज आई। उसके फौरन बाद कोई चीज सीढ़ियों पर गिराई गई जो लुढ़कती हुई शेरखान के करीब आकर रुक गई। ये देखकर शेरखान जल्दी से उठ खड़ा हुआ कि वो सांपों की पटारी थी, जिसमें से मुख्तलिफ साइज के छोटे बड़े सांप निकलकर तहखाने में इधर उधर रेंगने लगे। 2 सांप फुनकारते हुए शेरखान की तरफ बढ़े। शेरखान इस मुसीबत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक सांप ने उछलकर शेरखान की पिंडली पर डस लिया। शेरखान ने उसे पकड़कर उठाया और जोर से दीवार के साथ पटक दिया। इस तरह उसने दूसरे सांप को दुम से पकड़कर जोर से दीवार के साथ पटक दिया, मगर वहां तो 6-7 सांप थे जो इधर उधर घास के अंदर छुप गए थे और तहखाने में उनकी फुनकारों की आवाजें बुलंद हो रही थी। शेरखान ने अपनी कमीज को फाड़कर पिंडली के ऊपर पट्टी कस कर बांधी। वो कोने में लगकर खड़ा था। उसने पिंडली को गौर से देखा। जहाँ सांप ने काटा था वहाँ सांप के दांतों का निशान पड़ गया था और खून निकल आया था। एक और सांप तेजी से रेंगता हुआ दाएं जानिब से शेरखान की तरफ आया। शेरखान ने उछलकर उसके सर को अपने जूते के नीचे दबाया और वहीं कुचल डाला। उसने 3 सांप मार डाले थे, मगर अभी वो सांप जिंदा थे जिनका कुछ पता नहीं था कि तहखाने के फर्श पर बिछी हुई सूखी घास में कहां कहां छुपे हुए हैं। इस दौरान शेरखान ने महसूस किया कि उसका बदन सुन्न होता जा रहा है। उसने अपने जिस्म को छुआ। उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। ये सांप के जहर का ही असर हो सकता था। उसके साथ ही कमांडो मुजाहिद शाहिद अली ने, जिसको सांपों का बड़ा तजुर्बा था, एक बार बताया था कि कुछ सांपों के जहर की तासीर गर्म होती है। ऐसा सांप अगर आदमी को डस ले तो आदमी का खून गर्म होकर नथनों, कानों और मुंह के रास्ते से बहने लगता है और कुछ सांपों के जहर की तासीर सर्द होती है।
ऐसा सांप जिस किसी इंसान को डसता है तो उसका खून सर्द पड़ने लगता है और फिर रगों में जम जाता है, जिसके साथ ही इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। जिस सांप ने शेर खान को डसा था वो ऐसा ही सांप मालूम होता था जिसके जहर की तासीर सर्द खुश्क थी। इसका मतलब था कि शेर खान की चंद लम्हों की जिंदगी बाकी रह गई थी, मगर वो ऐसी मौत मरने को हरगिज तैयार नहीं था। वो जबरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक था। इसके अलावा ये बात भी उसके तहत शऊर में थी कि ये लोग उसे अभी जान से नहीं मारेंगे तो फिर उस पर जहरीले सांप छोड़ने का क्या मतलब था। शेर खान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता सर्द होने लगा था। वो पूरी कुव्वत इरादी के साथ इस आफत का मुकाबला कर रहा था। उसने अपनी जगह पर उछल उछल कर वर्जिश शुरू कर दी ताकि इस तरह उसका खून गर्म रहे, लेकिन वो कब तक उछल सकता था। उसकी तबीयत गिरने लगी थी, जिस्म की हरकत सुस्त पड़ने लगी और वो बेख्तियार सा होकर कोने में जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। वो अपने हाथों को जोर जोर से अपने सारे जिस्म पर रगड़ रहा था, लेकिन उसके हाथों की हरकत अपने आप हल्की पड़ती जा रही थी। उसे ये भी परेशानी थी कि कहीं कोई और सांप किसी तरफ से निकलकर उसको डस न ले। 3 सांप तो मार चुका था, लेकिन पटारी में से उसने 6-7 सांप निकलते देखे थे। अभी तक कोई सांप कोने, खुदरे या सूखी घास में से नहीं निकला था। ये भी हो सकता था कि 2-3 सांप तहखाने की दीवार या छत के साथ चिमट गए हों और अचानक कोई सांप छत पर से उसके ऊपर गिरे। अजीब परेशानी का आलम था। कोने में बैठे बैठे शेर खान ने महसूस किया कि उसके जिस्म की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। ये कोई मौजज़ा ही था, इसका उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसका खून जो सर्द हो रहा था अब उसमें दोबारा हरकत आना शुरू हो गई थी। इतने में धप की आवाज के साथ छत पर से एक सांप उसके सर पर आन गिरा। शेर खान ने उछलकर सांप को पकड़ने और हलाक करने की कोशिश की, मगर वो उसके हाथ नहीं आया था। सूरज गुरूब हो रहा था और जीने पर ऊपर से जो दिन की रोशनी आ रही थी वो फीकी पड़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद ये रोशनी भी गायब हो गई और तहखाने की कोठरी में अंधेरा हो गया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक आदमी को कोठरी में बंद करके उस पर 7 सांप छोड़ दिए जाएं तो उस आदमी का क्या हशर होगा। इसके बावजूद शेर खान ने अपने होशो हवास को अपने काबू में रखा हुआ था। वो अंधेरे में इधर उधर देख रहा था कि किसी तरह से कोई सांप उस पर हमला करने आ रहा है या नहीं। एक सांप की फुनकार की धीमी धीमी आवाज उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। फिर अचानक कोठरी में रोशनी हो गई। शेर खान ने देखा कि तहखाने की छत में लगा हुआ बिजली का बल्ब रोशन हो गया था। ये बल्ब बाहर से बटन दबाकर रोशन किया गया था। बल्ब की रोशनी में शेर खान को तहखाने में सब कुछ दिखाई देने लगा। सबसे पहले उसने छत की तरफ देखा। उसे कोई सांप छत के साथ चिमटा हुआ नजर न आया। दीवारों पर भी कोई सांप नहीं था। इसका मतलब था कि बाकी के सांप घास के अंदर छुपे हुए हैं और किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते हैं। जिस सांप ने शेर खान को डसा था, इत्तेफाक से उसके जहर की तासीर सर्द थी और खुशकिस्मती से उसका जहर भी इतना ज्यादा मोहलक नहीं था। कुछ जहर के कम मोहलक होने की वजह से शेर खान की जबरदस्त कुव्वत इरादी थी, जिसकी वजह से उस पर सांप के जहर का हलाकत खेज असर नहीं हुआ था। लेकिन किसी दूसरे सांप का जहर हलाकत खेज हो सकता था, और अगर उसे किसी तरफ से अचानक निकल कर कोई ऐसा सांप काट लेता जिसके जहर की तासीर गर्म थी तो शेर खान का जिंदा बचना मुश्किल था। खून दोबारा गर्म हो जाने के बायस शेर खान की जिस्मानी ताकत वापस आ गई। अब वो इस कोशिश में था कि कोई सांप उसे दिखाई दे जाए या उस पर हमला करे तो वो उसे वहीं पांव से कुचल दे। बल्ब की रोशनी उसकी बड़ी मदद कर रही थी। उसने अपने पैर का एक बूट उतार कर अपने हाथ में ले लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि सांप किस तरफ से हमलावर होता है। वो सूखी घास को पांव से हिलाकर सांपों को बाहर आने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन वो डरता था कि इस तरह से अगर बैक वक्त 4-5 सांप अचानक निकल आए तो वो किस किस से अपने आप को बचाएगा। सांप की फुनकार की जो आवाज आ रही थी वो अब बिल्कुल बंद हो गई थी। अचानक शेर खान ने देखा कि एक सांप घास में से निकलकर दीवार पर चढ़ रहा था। उसने पूरी ताकत से जूती की एड़ी उसके सर पर मार दी। सांप वहीं से नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। शेर खान ने उस पर जूता बरसाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सांप मर गया। वो हिसाब जहन में रखता जा रहा था। उसने 4 सांप मार डाले थे। इनमें से सिर्फ एक सांप ने उसे डसा था, जिसका जहर का असर तकरीबन उसके खून में से जायल हो चुका था। अब वो 5वें सांप की तलाश में था। 4 सांप मारने के बाद शेर खान का हौसला हो गया था कि अगर वो अपने होशो हवास काबू में रखे तो बाकी सांपों को भी हलाक कर सकता है। बिजली की रोशनी में से एक जगह से सूखी घास हिलती दिखाई दी। जूता उसके हाथ में ही था। उसने जरा सा आगे होकर जूते से घास को हिलाया। एक सांप फुनकार मारकर उसके सामने आ गया। जैसे ही सांप सामने आया, शेर खान ने पूरी कुव्वत से जूते की एड़ी उस पर दे मारी और उस वक्त तक जूता मारता रहा जब तक उसका सर कुचला नहीं गया। उसके हिसाब से अब सिर्फ 2 सांप बाकी रह गए थे, मगर ये 2 सांप कहाँ थे? ये 2 सांप कहीं भी हो सकते थे।
किसी कोने में छुपे हुए हो सकते थे और उस जगह भी हो सकते थे जहां वो जूता हाथ में लिए खड़ा था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक सांप उसके पांव के करीब ही बड़ी तेजी से घास में से निकलकर दीवार की तरफ बढ़ा और दीवार पर चढ़ने लगा, लेकिन वो शेर खान से बचकर नहीं जा सकता था। शेर खान ने ताबड़तोड़ जूते बरसाकर उस सांप को भी दीवार पर ही कुचल दिया। सांप मुर्दा होकर नीचे गिर पड़ा। वो 6 सांप मार चुका था। उसको यकीन था कि अब सिर्फ एक ही सांप बाकी रह गया है। एक सांप को वो चंद कदम इधर उधर चलकर तलाश कर सकता था। उसने पहले तो फर्श पर फैली हुई सूखी घास का बड़े गौर से जायजा लिया। उसे किसी जगह पर घास हिलती हुई दिखाई न दी। उसने एक तरफ हटकर घास को आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू किया। घास को हिलाते हुए वो एक फुट आगे बढ़ रहा था। एक जगह से शेर खान ने घास को जूते से हिलाया तो उसे फुनकार की आवाज आई। वो जल्दी से पीछे हटा। सांप घास के अंदर ही था, बाहर न आया। घास के अंदर ही छुपा वो फुनकारता रहा। घास के अंदर जहाँ से सांप के फुनकारने की आवाज आ रही थी, शेर खान ने एकदम से वहाँ पर जूतों की बारिश कर दी। तहखाने का आखिरी सांप भी मर गया। शेर खान को यकीन था कि वो आखिरी सांप ही था। उसके बाद तहखाने में खामोशी छा गई। किसी सांप के फुनकारने की आवाज न आई। ये सांप इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम के हुक्म से तहखाने में छोड़े गए थे। इस सिलसिले में कमांडो शेर खान का ये अंदाजा गलत था कि ये सांप जहरीले हैं और उनके डसने से आदमी मर जाता है। अगर चीफ मालिक राम का इरादा शेर खान को हलाक करने का होता तो उनमें से सिर्फ एक जहरीला सांप ही उसे हलाक करने के लिए काफी था। लेकिन हकीकत ये थी कि इन सातों के सातों सांपों में से एक सांप भी जहरीला नहीं था। ये अलग बात है कि आदमी सांप के डसने की दहशत से मर जाता है, लेकिन उनके मामूली जहर से नहीं मर सकता। ये सांप खास तौर पर सपेरों से कहकर मंगवा कर रखे गए थे, जिनके जहर से आदमी मर नहीं सकता था। इनके जहर की तासीर इतनी ही थी जितनी तासीर 4-5 डेमुओं के लड़ने के जहर की होती है। लेकिन ये भी हकीकत थी कि शेर खान से पहले इंटेलिजेंस चीफ ने जिन खतरनाक मुलजिमों पर यह तरीका आजमाया था, उनमें से 3 सिर्फ सांप काटने के दहशत से ही मर गए थे। लेकिन कमांडो शेर खान की चट्टान जैसी कुव्वत इरादी और अपने अल्लाह पर भरोसा और ईमान की कुव्वत ने उसे बचा लिया था। रात के 10 बजे के करीब 2 मुसल्लह संतरी कमांडो शेर खान के लिए 2 जली हुई चपातियां और पतली दाल का प्याला, पानी का डिब्बा लेकर आए तो उनके साथ एक सपेरा भी था। एक सिपाही ने सांपों की खाली पटारी उठा रखी थी। दोनों संतरी या सिपाही जीने में ही खड़े हो गए, जबकि सपेरे ने पटारी लेकर जमीन पर रख दी और बीन बजानी शुरू कर दी। ये सपेरा इन सांपों को वापस पटारी में बंद करने के लिए बीन बजा रहा था। शेर खान चुपचाप बैठा ये तमाशा देखता रहा। जब काफी देर तक बीन बजाने के बावजूद कोई सांप नमूदार न हुआ तो सपेरे ने बीन बजानी बंद कर दी और सांपों की तरफ देखकर कहा, महाराज लगता है सांप यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ चले गए साले? एक सिपाही ने सपेरे को गाली देकर कहा। सपेरे ने कहा, महाराज पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अगर यहाँ होते तो अब तक बाहर आ गए होते। दूसरे सिपाही ने कहा, अबे साले आगे जाकर घास में ढूंढ, तेरे बापू घास में छुपे होंगे। सपेरा समझ गया था कि सांप तहखाने में नहीं है, घास के अंदर भी नहीं है। अगर होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसके बीन बजाने पर बाहर ना निकलते। लेकिन सिपाहियों का हुक्म पूरा करने की खातिर उसने घास को इधर उधर खंगालना शुरू कर दिया। पहले एक सांप की लाश निकली। सपेरे ने चौंक कर कहा, महाराज ये तो मर गया है। उसके बाद सातों के सातों मरे हुए सांप बरामद हुए। सिपाहियों ने कमांडो शेर खान को गाली दी तो शेर खान ने उठकर एक सिपाही के मुंह पर इतने जोर से मुक्का रसीद किया कि वो पीछे जा गिरा। दूसरे सिपाही ने राइफल की नाली शेर खान की तरफ कर दी और बोला, मुझे तुम्हें भी जिंदा रखने का हुक्म ना होता तो मैं सारी गोलियां तेरे बदन में उतार देता। पहले सिपाही ने उठकर शेर खान को मुक्का मारना चाहा तो शेर खान ने उसकी गर्दन इस तरह अपने बाजू के शिकंजे में ली कि उसकी चीखें निकलने लगी। शेर खान ने उसे परे धकेल कर कहा, अगर फिर कभी मुझे गाली देने की जुर्रत की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमांडो शेर खान की दलेरी और ताकत के मुजाहरे से दोनों सिपाहियों की तबीयतें ठिकाने पर आ गई थी। अगरचे वो खुद जराइम पेशा और सजा याफ्ता थे, मगर समझ गए थे कि उनका वास्ता किसी मामूली आदमी से नहीं। सपेरे ने सांपों की लाशें पटारी में डालनी शुरू कर दी। सिपाही शेर खान के आगे पानी का डिब्बा और दाल रोटी रख कर वापस चले गए और जाती दफा तहखाने के ऊपर वाले धाने को आहनी सलाखों वाले जालीदार दरवाजे को बंद करते गए। जब अगले रोज इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम को ये खबर पहुंची कि शेर खान ने सातों सांपों को कुचलकर हलाक कर दिया है तो उसने सिपाहियों से कहा, उस पर आज की रात फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करो। याद रखो, इस आदमी को मौत के इतना करीब ले जाओ कि उसे यकीन हो जाए कि ये अब जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन इसे अभी मारना बिल्कुल नहीं है। इसे आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक उस वक्त तक जिंदा रखना है जब तक ये अपने साथियों के बारे में नहीं बता देता। अगर सांपों के काटने की दहशत को उसने हजम कर लिया है तो फार्मूला नंबर 2 की अजियत उसे जबान खोलने पर मजबूर कर देगी। उसे सारी रात लटकाए रखो, मैं सुबह को आकर उससे बात करूंगा। मुझे यकीन है कि फार्मूला नंबर 2 को वो हजम नहीं कर सकेगा और हमें सब कुछ बता देगा। जाओ, सूरज गुरूब होते ही उसे ले जाओ।
इस काम के लिए इन्हीं 4 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई, जिन्होंने कमांडो शेर खान को तहखाने में बंद करके उस पर सांप छोड़े थे। सूरज गुरूब होने के बाद शेर खान को हथकड़ी लगाकर और पांव में लोहे के मोटे कड़े डालकर तहखाने से निकाला गया। उसे एक छकड़े पर बिठा दिया गया। 2 मुसल्ला सिपाही उसके दाएं बाएं बैठ गए। 2 सिपाही छकड़े के पीछे निगरानी की खातिर चलने लगे। छकड़े के आगे एक बैल जुता हुआ था। गाड़ीबान बैल को चला रहा था। ये गाड़ीबान भी सतीलगढ़ टॉर्चर सेंटर का मुलाजिम ही था। छकड़ा जंगल में दरख्तों के नीचे एक तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। शेर खान को कुछ मालूम नहीं था कि ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं और वहाँ ले जाकर उसके साथ किस किस्म का तशद्दुद करने वाले हैं। जंगल में एक जगह बांस के दरख्तों के पास छकड़ा रुक गया। शेर खान को चलाकर एक बड़े मिट्टी के तोदे के पास ले जाया गया। इस तोदे के पहलू में बांसों का एक बहुत बड़ा झुंड था। वहाँ पहले से एक आदमी खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। ये आदमी जंगली लगता था। उसने बांस के दरख्तों के दरमियान एक जगह को 5 मुरब्बा फुट के करीब साफ किया हुआ था। शेर खान को वहाँ लाकर बिठा दिया गया। 2 मुसल्ला सिपाही राइफलें ताने उसके पास खड़े हो गए। जंगली आदमी को मुखातिब करते हुए एक हवालदार संतरी ने पूछा, क्यों, जगह तलाश कर ली है तुमने? जंगली आदमी ने कहा, हाँ महाराज, यहाँ से बांस की शाख जमीन के अंदर से फूटी हुई है, आप खुद आकर देख लें। हवालदार संतरी 2 कदम चलकर उस जगह बैठ गया जहाँ जंगली आदमी ने इशारा किया था। उसने झुककर देखा कि जमीन के नीचे से बांस की एक नोकीली कोंपल थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। उसने बांस की कोंपल को उंगली से छुआ। उसकी नोक सुई की नोक की तरह तीखी और सख्त थी। उसने उठकर जंगली आदमी से कहा, चारों तरफ मेखें ठोक दो। जंगली आदमी ने छकड़े पर रखी हुई लकड़ी की मोटी मेखें और हथौड़ा और रस्सियां उठाई और उस जगह आ गया जहां बांस की कोंपल फूटी हुई थी। उसने अंदाजे से चारों तरफ एक एक मेख गाड़ दी, इस तरह कि वो आधी जमीन के अंदर और आधी जमीन से बाहर थी। संतरी हवालदार ने सिपाहियों से कहा, उस डाकू को यहाँ लाकर लेटा दो। शेर खान की समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ हथकड़ी की तरह बांधा हुआ था। दोनों पाँव में लोहे के मोटे कड़े थे। राइफलों की नोक पर उसे जमीन पर इस तरह लिटा दिया गया कि जमीन से फूटी हुई बांस की सख्त कोंपल की सुई उसकी कमर के बिल्कुल दरमियान में आ गई थी। सबसे पहले उसके दोनों पांव रस्सियों से 2 मेखों से कसकर बांध दिए गए। उसके बाद उसकी हथकड़ी खोलकर उसके दोनों हाथ भी रस्सियों से ऊपर वाली 2 मेखों के साथ बांध दिए गए। कमांडो शेर खान बांस के दरख्तों के नीचे इस तरह लेटा हुआ था कि उसके दोनों बाजू और टांगे फैली हुई थी और उसे अपनी कमर में कमीज के नीचे बांस की सख्त कोंपल की नोक की चुभन महसूस हो रही थी। उसके दोनों हाथ और पांव रस्सियों से मेखों के साथ इस तरह बांध दिए गए थे कि दोनों हाथ पांव को झटकना तो दूर की बात है, वो उन्हें 1 इंच भी आगे पीछे हरकत नहीं कर सकता था। जब शेर खान को जमीन पर पूरी तरह से जकड़ कर लेटा दिया गया तो जंगली आदमी राम राम करके चला गया। 2 संतरी भी छकड़े पर बैठकर वापस चले गए। वहाँ सिर्फ 2 संतरी रह गए। ये दोनों राइफलें संभाले कुछ देर इधर उधर टहलते रहे। फिर शेर खान के करीब आकर उसे गौर से देखा और उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, भोपत डाकू बनने की कोशिश न करो, अब भी वक्त है। अपने साथियों के बारे में बता दो, वरना सुबह तुम्हारी यहाँ लाश पड़ी होगी। कमांडो शेर खान ने कोई जवाब न दिया। दूसरे संतरी ने कहा, भैया खुदकुशी न करो, कह दो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। हम अभी तुम्हें यहाँ से उठाकर वापस ले जाएंगे। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी मौत कितनी तकलीफ दे और दर्दनाक होगी। कमांडो शेर खान ने फिर भी कोई जवाब न दिया। उसकी खामोशी को नीम रजामंदी तस्वुर करते हुए जब पहले संतरी ने कहा, शाबाश भैया, हाँ कह दो, तुम्हारी जान बच जाएगी, तब शेर खान ने कहा, मुसलमान मुजाहिद मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत उससे डरती है। मैं अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। संतरी ने कहा, तुम मरना ही चाहते हो तो मर जाओ, हम तुम्हारी मौत का मजे से तमाशा देखेंगे। ये हकीकत है कि कमांडो शेर खान की समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे किस तरीके से मारना चाहते हैं। आखिर वो यही समझा कि उसे इसी तरह जमीन पर बांधकर भूखा प्यासा मारा जाएगा। इससे ज्यादा उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये ख्याल जरूर उसे परेशान कर रहा था कि आखिर इन लोगों ने जमीन पर इस जगह क्यों लिटाकर बांध दिया जहां जमीन के अंदर से बांस की कोंपल फूटी हुई है और इस कोंपल की सुई की चुभन उसकी कमर में बाकायदा महसूस हो रही है। ये हकीकत है कि तमाम दरख्तों में से बांस के दरख्त की कोंपल सख्त और तीखी होती है। दूसरी हकीकत यह है कि बांस की कोंपल जमीन में से सर निकालने के बाद बिल्कुल सीधी बढ़ती जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। कदीम जमाने में राजा और बादशाहों ने कत्ल के किसी मुजरिम या अपने किसी दुश्मन को अजियतनाक तरीके से मौत की सजा देनी होती थी तो उस शख्स को बांस के दरख्त के नीचे एक ऐसी जगह औंधा लिटा दिया जाता जहां जमीन के अंदर से बांस की ताजा कोंपल फूटी हुई होती थी। एहतमाम खास तौर पर किया जाता था कि बांस की कोंपल की नोक मुजरिम की नाफ के ऐन नीचे हो। उसके बाद मौत की सजा पाने वाले के चारों हाथ पैर इस तरह बांध दिए जाते कि वो जरा सी हरकत न कर सके। उसके बाद एक अजियतनाक मौत का अमल शुरू हो जाता।
کہا جاتا ہے کہ بانس کی سخت اور سوئی جیسی کومپل آہستہ آہستہ زمین سے نہیں نکلتی بلکہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک دم سے اوپر کو نکلتی ہے۔ جیسے جیسے بانس کی یہ تیکھی کومپل زمین سے باہر آتی ہے وہ نیچے سے موٹی ہوتی جاتی ہے۔ ساری رات یہ کومپل مجرم کی ناف کے اندر دھستی چلی جاتی ہے اور اذیتناک موت کا شدید کرب لمحہ بلمحہ بڑھتا جاتا ہے۔ موت کے شکنجے میں جکڑا ہوا بدنصیب انسان ساری رات عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے اس طریقے سے باندھا گیا ہوتا ہے کہ وہ درد کی شدت سے تڑپ بھی نہیں سکتا کہ شاید تڑپنے ہی سے درد کچھ کم ہو جائے۔ صبح کے وقت جب بادشاہ آ کر اسے دیکھتا تو بانس کی کومپل ایک نیزے کی طرح اس کی کمر سے باہر نکلی ہوتی تھی اور بدنصیب انسان مر چکا ہوتا تھا۔ انٹیلیجنس چیف مالک رام نے تاریخ کی کسی کتاب میں موت کی سزا دینے کا یہ وحشیانہ طریقہ پڑھ لیا تھا۔ چنانچہ اپنے ٹارچر سینٹر میں وہ جنہیں ہلاک کرنا ہوتا تھا انہیں اسی فارمولے سے ہلاک کرتا تھا۔ لیکن کمانڈو شیرخان کو چونکہ اب ہلاک کرنے کے آرڈر نہیں تھے اس لیے اسے اتنی رعایت دی گئی تھی کہ بانس کی کومپل جب اس کی کمر میں کھال کے ذرا سی اندر جائے تو اس کو ایک بار پھر موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام پتے بتا دے۔ جنگلی آدمی جس نے کمانڈو شیرخان کو لٹایا تھا چیف مالک رام کو بتا دیا تھا کہ رات کے 11 اور 12 کے درمیان بانس کی کومپل مجرم کی کمر کی کھال کے اندر چلی جائے گی۔ چنانچہ رات کے 11 اور 12 کے درمیان مالک رام جلاد نے وہاں آ کر کمانڈو شیرخان کو ایک بار پھر زبان کھولنے پر راضی کرنے کی کوشش کی مگر شیرخان نے اس کو کچھ نہ بتایا۔ اسے یہی کہا گیا تھا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اب اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس خیال کے پیش نظر کہ شیرخان کی موت نہ واقع ہو جائے، ایک تو اسے پیٹ کے بل بانس کی کومپل کے اوپر نہیں لٹایا گیا تھا، دوسرے بانس کی کومپل کو اس کی کمر پر اس جگہ رکھا گیا تھا جہاں اگر بانس کی کومپل اس کے جسم کی تھوڑی سی اندر بھی چلی جائے تو اس کی موت واقع نہ ہو، زخمی بے شک ہو جائے۔ کمانڈو شیرخان کی حالت یہ تھی کہ وہ بانس کے درختوں کے نیچے ننگی اور گیلی زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے میخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کی کمر کی بائیں جانب اسے ہلکی سی چبھن برابر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی کمر کے نیچے کوئی کانٹا اتفاق سے آ گیا ہے جو اسے چبھ رہا ہے۔ وہ یہی سمجھا ہوا تھا کہ اسے یہی اذیت دی گئی ہے کہ وہ ساری رات بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ زمین پر اس طرح لیٹا رہے کہ ذرا سی حرکت بھی نہ کر سکے۔ دونوں سپاہی رائفلیں تھامے اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے، پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ٹہلنے لگے۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے لکڑی کے سٹولوں پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگے اور رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔